हेलो जी, गुड इवनिंग। नमस्ते सभी को। वेरी गुड इवनिंग। मैं अच्छी हूँ, मतलब ठीक हूँ, अभी काफ़ी ठीक हूँ, पहले से बेटर हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? नमस्ते, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं और कौन-कौन आ गए हैं, ज़रा देख लेते हैं। ममता, नेहा, अंकिता, मधु। ओके। तो कोई सवाल सुबह वाली क्लास से किसी को? गुड इवनिंग। हम भी ठीक हैं। ओके, गुड। नो, कोई सवाल नहीं है। ओके। तो आज हम चलते हैं आगे। हमने पढ़ना है उपन्यास जिंदगी नामा। किसका उपन्यास है जिंदगी नामा? एक मिनट रुकना, मैं पेन टैब लगाना भूल गई हूँ। आपको समझाऊंगी कैसे, फिर लगा लेती हूँ ना। कृष्णा सोबती। ओके, गुड। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यूनिट 5 से 10 तक क्वेश्चन आते हैं, पहले से ज्यादा मैम। यूनिट 5 से 10 तक का मतलब, हाँ, टेक्स्ट से अभी ज्यादा पूछता है। इन यूनिट्स को आप बहुत अच्छे से कर लेना तैयारी। तभी मैं आपको, जब बैच स्टार्ट हुआ था तभी कह दिया था कि पढ़ना स्टार्ट करो, टेक्स्ट पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि टेक्स्ट पढ़ने में टाइम लग जाता है ना। उपन्यास, कहानी, नाटक बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उनमें थोड़ा टाइम लग जाता है, इस वजह से। बट चलो, कोई बात नहीं। अभी नहीं किया है आपने तो क्या कर सकते हैं ना। तो आप शॉर्ट स्टोरी से काम चला लो फिलहाल। तो जब तक बच्चे आते हैं, बहुत दिनों से प्रचार कार्य नहीं किया है तो कर लेते हैं। तो आपको पता ही है, दिसंबर में आपके 6 दिसंबर से क्लास, मतलब पेपर स्टार्ट है ना। 6 दिसंबर से आपके एग्जाम है, और आपका कभी भी हो सकता है, 7, 8, 9 को, है ना। 6 को भी हो सकता है, वैसे 6 को पहला एग्जाम तो आपका नहीं होता है, फिर भी। ओके, दृष्टि में भी हाँ अच्छा है। तो पेपर 1, अगर किसी ने भी, अभी रिवीजन कोर्स हमारा स्टार्ट होने वाला है 1 नवंबर से, ठीक है। रिवीजन स्टार्ट होने वाली है हमारी 1 नवंबर से। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, किसी को भी, बहुत बच्चे यूट्यूब पर भी देखते हैं, तो जिसने भी कोर्स ज्वाइन करना है, अगर पेपर 1 के लिए करना है तो 1999 फीस है। पेपर 2 के लिए करना है तो उसकी भी 1999 है। अगर दोनों पेपर एक साथ लेने हैं तो आपको ये सस्ते में पड़ जाएगा, सिर्फ 3000 में। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं रिवीजन कोर्स ज्वाइन। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल सरोज हिंदी फिलर फॉर्म के नाम से है। तो ये आप सर्च कर सकते हैं, सरोज हिंदी फिलर फॉर्म। कोड है मेरा सरोज 10, SAROJ, और आगे 10। यहाँ पर आपको 10% ऑफ मिल जाएगा अपनी फीस में। जिसको भी कोर्स ज्वाइन करना है वो कर सकता है। ओके, कैसे डाउनलोड करने हैं नोट्स? आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे बातचीत कर सकते हैं। यहाँ पे 2 नंबर दिए हैं, ये नीचे और एक ऊपर, ठीक है।
तो आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर, मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर। गुड इवनिंग, सॉरी। फिलर फॉर्म की ये वेबसाइट है, यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए। तमस उपन्यास हमने सुबह वाली क्लास में पढ़ लिया था पूरा, रात दरबारी पढ़ लिया था। इसकी थोड़ी स्टोरी समझानी थी बट अभी टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि तबीयत खराब थी मेरी, तो इसको मैं अच्छे से तैयार नहीं कर पाई हूँ, तो उसके लिए सॉरी। कल की क्लास में देखते हैं। जिंदगी नामा भी पढ़ते हैं फिलहाल, ठीक है। जिंदगी नामा और आगे आपका बंटी हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। तो चलते हैं आगे क्लास की तरफ। 15 से पहले नहीं हो? अच्छा। हम्म, वैसे हो जाता है जल्दी हिंदी का, बाकी देखते हैं। गुड इवनिंग शालिनी। चलो जब भी हो आप अपनी तैयारी रखो, है ना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो ये एनडीए का काम है, क्या करना है कब करना है, आप अपना काम करें, है ना। अभी थोड़ा फर्क है पहले से, पहले से काफी अच्छे हूं अभी। जिंदगी नामा हिंदी का लेट होता है, ओके। चलो कोई नहीं, लेट होगा अच्छा है, जल्दी होगा तो भी अच्छा है, कोई बात नहीं, डरो मत, तैयारी रखो, है ना। जिंदगी नामा ये पढ़ तो नहीं लिया था हमने, मतलब यहां से ये वाली स्लाइड नहीं पढ़ी है ना। ओके, तो जिंदगी नामा का प्रकाशन वर्ष है 79। लेखिका है कृष्णा सोबती। लेखिका का परिचय देखते हैं। कृष्णा सोबती का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1925 को, गुजरात पाकिस्तान में। ये हिंदी की प्रसिद्ध आख्यायिका लेखिका, यानी कि आख्यायिका होती कहानी लेखिका थी। भारत के विभाजन के बाद गुजरात का वह हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। आपने देखा तमस में भी कैसे विभाजन हुआ है, भारत पाकिस्तान, है ना। भारत कैसे बना, पाकिस्तान कैसे बना, वही तो ये बता रहे हैं कि गुजरात का वो हिस्सा था जो पाकिस्तान में चला गया है, अब जहां पर कृष्णा सोबती पैदा हुई थी। विभाजन के बाद वे दिल्ली में आकर बस गई और तब से यहीं रहकर साहित्य सेवा कर रही थी। इन्हें 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार व 1996 में साहित्य अकादमी अध्येता वृत्ति से सम्मानित किया गया। 2017 में इन्हें भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये मुख्यतः मुख्यतः कहानी लेखिका रही हैं, ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं हम देखते हैं कौन कौन सी हैं। उपन्यास देखते हैं पहले। सूरजमुखी अंधेरे के इंपॉर्टेंट है। जिंदगी नामा इंपॉर्टेंट है। दिलो दानिश इंपॉर्टेंट है 93 में। समय सरगम 2000 में। गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान तक 2017। सूरजमुखी अंधेरे का समय 72 और जिंदगी नामा का 79 जो आपके सिलेबस में है ही। दिलो दानिश 93 में है। तो इनके उपन्यास भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और कहानी संग्रह भी इनकी इंपॉर्टेंट है। बादलों के घेरे 1980। डार से बिछुड़ी लंबी कहानी है। आख्यायिका ये मित्रों मरजानी 67 में। यारों के यार 68। तीन पहाड़ 68। ए लड़की 1991। जैनी मेहरबान सिंह 2007। चल चित्रीय पटकथा मित्रों मरजानी की रचना के बाद ही रचित, परंतु 4 दशक बाद 2007 में प्रकाशित। अब देखते हैं विचार संवाद संस्मरण। हम हशमत ये 3 भागों में है। सोबती और सोहबत। शब्दों के आलोक में हिंदी व्यक्तित्व की तलाश में 2017। हिंदी सॉरी सही व्यक्तित्व की तलाश में, ये 2017 में लिखा गया है संस्मरण। लेखक का जनतंत्र 2018। मार्फत दिल्ली 2018। यात्रा आख्यान देखते हैं इनके। यात्रा साहित्य जो इन्होंने लिखा है। बुद्ध का कमंडल। लद्दाख अपनी बेलाग कला कथात्मक अभिव्यक्ति और सौष्ठवपूर्ण रचनात्मकता के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को विलक्षण ताजगी दी है। उनकी भाषा संस्कार के घनत्व, जीवन प्रांजलता और संप्रेषण ने हमारे समय के कई पेचीदा सत्य उजागर किए हैं। इनकी मृत्यु 25 फरवरी 2019 को नई दिल्ली में हुई थी। तो अभी रिसेंटली ही इनकी मृत्यु हुई है, कुछ साल पहले, मतलब 19 में ही। हाँ, मुख्य तथ्य।
कृष्णा सोपती का लिखा यह अविभाजित पंजाब के लोगों का सांस्कृतिक जीवन जिंदगीनामा सामाजिक एवं समेटता एक बेहद पठनीय उपन्यास है। जिंदगीनामा को आंचलिक उपन्यास कहा जाता है, ठीक है। तो इसको भी आंचलिक उपन्यास माना जाता है क्योंकि ये पंजाब की संस्कृति के बारे में इसमें बताया गया है, और जो पंजाब का एक गांव है डेरा जट्टा, उसी के केंद्र में इसको रखा गया है, ठीक है। तो इसका मुख्य कारण पंजाब के डेरा जट्टा गांव का केंद्र होता है, मतलब जो डेरा जट्टा गांव है वही केंद्र में होता है, इसलिए इसको कैसा उपन्यास कहा गया है, आंचलिक कहा गया है, ठीक है। इसे ऐतिहासिक उपन्यास भी कहा जाता है क्योंकि इसमें पंजाब के इतिहास को प्रस्तुत किया गया है। ऐतिहासिक भी कहा जाता है। कृष्णा सोबती का कौन सा उपन्यास है जो ऐतिहासिक भी है आंचलिक भी है? नोटिफिकेशन ही नहीं आया, नमस्ते। एक्चुअली मैं आज क्लास को स्केड्यूल करना भूल गई थी और अभी मुझे ध्यान आया क्योंकि आज तबीयत खराब थी, तो ध्यान ही नहीं था कि मैंने क्लास को स्केड्यूल नहीं किया है। और अभी जब क्लास लेने का समय आया, जब मैं यहाँ पर बैठी तो देखा मैंने क्लास का शेड्यूल ही नहीं डाला था, और अभी मैंने एकदम से फिर सीधा लाइव पर जाकर के क्लास को वो कर दिया, ऑन कर दिया। तो उस वजह से शायद आपको नोटिफिकेशन नहीं आया होगा, माफी चाहती हूँ। बट मैंने मैसेज वाला जो कॉलम था उस पर टिक किया था कि आपकी फोन पे मैसेज चला जाए, तो फोन पे तो मैसेज आया ही होगा। वैसे मुझे तो नोटिफिकेशन आ गया था मेरे फोन पर, तो जैसा मुझे लग रहा है कि मैंने शेड्यूल नहीं किया था क्लास, तो इस वजह से शायद नहीं आया होगा ना। ओके, इसे ऐतिहासिक उपन्यास भी कहा जाता है क्योंकि इसमें पंजाब के इतिहास को प्रस्तुत किया गया है, साथ ही इसी बहाने पंजाब के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक दशाओं को भी उकेरने का प्रयास किया गया है। इसे महाकाव्यात्मक उपन्यास भी कहा जाता है। अब देखो ये कितनी कितनी श्रेणियों में इसको ले सकते हैं उपन्यास को, है ना। मेरे पास आया था, ओके मेरे पास भी आया था। हाँ, हो सकता है कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम रह जाती है तो फिर इस वजह से भी नोटिफिकेशन नहीं आती है। इस उपन्यास में कोई नायक नहीं है। आपको पता है जो आंचलिक उपन्यास होता है उसमें नायक अंचल ही होता है। हमने मैला अंचल पढ़ा था ना, तो नायक उसमें कौन होता है? अंचल ही होता है। तो इसमें भी बताया गया है कि इसमें कोई नायक नहीं है, कथा की मात्रा कम है, किंतु दृश्यों का कई दृश्यों के कई क्रम है। डेरा जट्टा गांव में बसे हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदाय के जिंदगी को इस उपन्यास में बयान किया गया है। 1979 ईस्वी में लिखे गए इस उपन्यास ने कथ्य और शिल्प के प्रयोग के लिए सिर्फ ख्याति ही नहीं अर्जित की, बल्कि इसके लिए सोपती जी को भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 1980 भी मिला। तो साहित्य अकादमी भी मिला है इस उपन्यास को, ठीक है। मतलब कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध ये रहा है। उपन्यास में लेखिका ने उन किसानों के दर्द को बार बार उभारा है जो जमीन पर हर साल मेहनत मशक्कत कर फसलें उगाते हैं और उनके मालिक वो नहीं है। सूद के कुचक्र साहूकारों के हाथ में है, ठीक है। तो मतलब लोग मेहनत मशक्कत कर रहे हैं, फसलें उगा रहे हैं, बट मालिक वो नहीं है, मतलब कि किसी के अंडर रह करके वो काम कर रहे हैं, है ना। सूद के कुचक्कर में साहूकारों के हाथ में है, यानी कि जो सूद मतलब ब्याज उनसे लिया जा रहा है, और जो शाहूकारों के अंडर उनको काम करना पड़ता है। जिंदगी नामा के दो भाग प्रकाशित हुए हैं, ध्यान रखें इस बात को। प्रथम भाग जिंदा रुख नाम से प्रकाशित हुआ है और दूसरा जिंदगी नामा से प्रकाशित हुआ है। पहला भाग किस नाम से? जिंदा रुख। रुख क्या होता है, पता है किसी को? जिंदा रुख, रुख ये पंजाबी शब्द है। पंजाब से कोई है नहीं ना यहाँ? हमारी क्लास में कोई पंजाबी नहीं है ना। उपन्यास में 18वीं 20वीं शताब्दी की घटनाओं का चित्रण मिलता है। गुड गुड मॉर्निंग। पक्का तुम सो के उठी हो बेटा अभी अभी, है ना। एक तो लेट क्लास में आई हूँ, ऊपर से गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ। होशियार लड़की। आत्मा सो रही है वो। आत्मा, रुख, पेड़। ये आत्मा वाले कहाँ कहाँ घूम रहे हैं भाई? और की और मतलब, और की और क्या?
रुख होता है पेड़, ठीक है, ये पंजाबी वर्ड है रुख, की ओर, सॉरी सॉरी, ओके। रुख मीन्स चेहरा होता है, रास्ता। हाँ, रास्ता भी हो सकता है, दिशा भी हो सकती है। ओके, कोई ना, माफ किया। बट ये पंजाबी में उपन्यास लिखा गया है ना, तो पंजाबी वर्ड ही इसमें बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको, लैंग्वेज इसमें पंजाबी है इस उपन्यास में पूरे में, ठीक है। और पंजाब की संस्कृति पे ही आधारित है ये, पंजाब के डेरा जट्टा गांव की कथा है इसमें, तो इसमें रुख का मतलब पेड़ ही होगा, ठीक है, क्योंकि पंजाबी वर्ड है ये। रुख, रुख पंजाबी में पेड़ को ही कहते हैं। गलती से टाइप हो गया क्या चीज? मुझे बोल रही हो आप गलती से टाइप हो गया डियर? किसके हाथ? अच्छा। अच्छा, अंकिता को कह रहे हो, ओके। मुझे लगा अब मुझे डियर कह रही हो, ओके, कोई बात नहीं। उपन्यास की विषय वस्तु का जिक्र उपन्यास के पिछले आवरण में मिलता है। जिंदगी नामा, जिसमें ना कोई नायक ना कोई खलनायक, सिर्फ लोग और लोग और लोग, जिंदा दिल जाबाज जांबाज लोग, जो हिंदुस्तान की ड्योढ़ी पंचनद पर जमे सदियों गाजी मर्दों के लश्करों से भिड़ते रहे, फिर भी फसल उगाते रहे, जी लेने की सीधी ललक पर जिंदगानियां लुटाते रहे। ये वाला ये वाला कथन देख लेना ना, इंपॉर्टेंट है। ओके। सोबती ने कथा वस्तु के रूप में पंजाब के ग्रामीण जीवन को चुना है, पंजाब के ग्रामीण जीवन को, ठीक है। पंजाब के डेरा जट्टा गांव के शाहजी के परिवार को केंद्र में रखा गया है, जिसके द्वारा संयुक्त परिवारों की स्थिति को दिखाने का प्रयास किया गया है। उपन्यास के पहले खंड को सोबती जी ने भूमिका में आने वाली छटपटाहट कहा है, ध्यान रखना इसको कि भी सोबती ने उपन्यास की भूमिका को, जो पहले खंड की भूमिका है, उसको क्या कहा है? उपन्यास के पहले खंड को क्या कहा है इन्होंने? भूमिका में आने वाली छटपटाहट। जिंदगी नामा में पंजाब की लोक संस्कृत, पंजाबियों की जीवन शैली, हास्य परिहास, मुहावरे, लोकोक्तियां, पंजाबी भाषा का प्रयोग तथा जन सामान्य में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का बहुतायत मात्रा में प्रयोग देखा जा सकता है। यह उपन्यास सोबती जी की विलक्षण भाषा सामर्थ्य का भी परिचायक है, कहीं हिंदी का विशिष्ट ध्वनि संसार है, तो कहीं पंजाबी मुहावरों का खुरदरापन, कहीं राजस्थानी लयात्मक बयार बह रही है, तो कहीं उर्दू व संस्कृति का दिल में उतर जाने वाला मनमोहक अंदाज देखने को मिलता है। इस उपन्यास में हमें गरीब पंजाबी किसानों की दिलों की धड़कन सुनाई देती है, किस तरह वे जमींदारों, साहूकारों, सूदखोरों के शोषण व कर्ज के बोझ से दबकर धीरे धीरे किसान से भूमिहीन मजदूर बन जाते हैं, देखने को मिलता है। साथ ही ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा भी वह शोषित होते हैं। उपन्यास में कानून और नियमों को अमीरों का ही पक्षधर दिखाया गया है। सोबती ने जो मर्म स्पर्शी ढंग से पवित्र चेनाब और झेलम नदी में गरीब किसानों के बहते रक्त का चित्रण किया है, किस किस नदियों का इसमें चित्रण है, मतलब जिक्र आया है? चिनाब नदी और झेलम नदी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि कौन कौन सी नदियों का जिक्र है इस उपन्यास में। किसानों के बहते रक्त का चित्रण किया है, वह भीतर ही कहीं पाठक के मन में बैठ जाता है। उपन्यास की कथा दो रूपों में चलती है, एक पारिवारिक और सामाजिक। किस तरह घुल मिल गया है इसका हृदय स्पर्शी वर्णन सोबती जी ने किया है, साथ ही यह मतलब पारिवारिक और सामाजिक किस तरह, मतलब कि किस तरह से ये घुल मिल गया है, इसका हृदय स्पर्शी वर्णन किया हुआ है, मतलब मर्म स्पर्शी हृदय स्पर्शी वर्णन सोबती जी ने किया है। साथ ही यह देखने को मिलता है कि पंजाबियों में अत्यधिक प्रेम भाव लगाव के बावजूद विभाजन के उपरांत उत्पन्न आर्थिक असमानताएं तथा धर्म के हस्तक्षेप से स्थिति विकराल हो गई। गरीबी, निर्धनता, भूख के बाद भी लोगों में जो प्रेम का प्रभाव होता है, वह सब सांप्रदायिक दंगों की भेंट चढ़ जाता है।
मेरी शादी में आना है? मैं तो शादी नहीं करवा रही। मैं तो नहीं कर रही शादी। प्रियंका मैम की शादी में आ जाना, वहीं मिल लेंगे। ओके। उपन्यास में विभाजन के पूर्व एवं बाद की स्थितियों का भयावह चित्रण किया गया है। पंजाबियों की शौर्य भी, कुछ बातों को गुप्त भी रखा करो, आप तो सारी बातें पूछ लेते हो, क्या बात है। गैंग्रीन कहानी का पहले नाम क्या था? गैंग्रीन से पहले, देखो इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है मैंने, अभी तक आप अब तक पहुंचा नहीं है ना, कल ही भेजा है। कल, हाँ कल ही भेजा है। गैंग्रीन कहानी का नाम, दूसरा नाम, पहले नहीं था, दूसरा नाम रोज है गैंग्रीन कहानी का, ठीक है। रोज, रोज मतलब डेली वाला रोज, डेली मतलब प्रतिदिन। नहीं मिला? अच्छा, अभी तक वो क्या हुआ अंकिता, ऐसा मुंह क्यों बना रही हो? रोज, हाँ। मेरे साथ कंपनी में बहुत लोग हैं, आप भी आ जाना, है ना। ममता, कंफर्म करने को पूछा था, ओके। गैंग्रीन कहानी का नाम, दूसरा नाम है इसका ये रोज, यानी कि आपने पूछा ना पहले क्या था, पहले नहीं, इसका दूसरा नाम रोज है, जिसका अर्थ मतलब प्रतिदिन है। रोज मतलब गुलाब वाला रोज मत समझ लेना, ठीक है। हम्म। अच्छा, आरती कर चुकी है शादी, कैसा लग रहा है? अनुभव कैसा है शादी का? वैसे मैंने बड़े लोगों को देखा, अनुभव अच्छा नहीं होता है, पछताते हैं लोग शादियां करके। बताओ, पर पछताना ही है बाद में, तो फायदा क्या। 2024 के लास्ट तक शादी करेंगे मैम, भविष्यवाणी भी हो गई यहाँ, अच्छा। बहुत परेशानी होती है, हाँ इसीलिए मैं नहीं कर रही। बच्चे भी हैं बस, तब तो और ज्यादा। देखो, मैं खोलने वाली हूँ एक अनाथ आश्रम, ठीक है। वहां पर मेरे बहुत सारे बच्चे होंगे, और पढ़ाई कर लो। सही बात है, पढ़ाई कर लो। तो ये है मेरी प्लानिंग, बाकी देखते हैं किसकी भविष्यवाणी सत्य होती है ना। चलो, ये क्लियर हो गया, इसकी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है, इसके और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो रोज कहानी के। कहानी तो पढ़ाई है ना मैंने आपको ये, अभी तो पढ़ाई थी, अभी तो पढ़ी थी हमने ये, है ना। इसके नोट्स भी तो होंगे मैंने अपलोड किए हुए। क्या कहा? 100% पता है। ऐसे बहुत भविष्यवाणी करने वाले आए हैं, मतलब बहुतों ने की है मेरे लिए भविष्यवाणियां। मैम नहीं करेंगे तो क्या हुआ, बाकी सब कोटा पूरा। हम्म, क्या होता है शादी करके, यही होगा। आपका विचार बहुत अच्छा है, थैंक यू। हाँ हाँ, जरूर जरूर जरूर, बस थोड़ा इनकम मेरी इतनी हो जाए कि मैं खोल सकूं अनाथ आश्रम। एनजीओ से जुड़ी हूँ जो अनाथ बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं, इसलिए मैं अभी कोई जॉब नहीं करती। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मदर टेरेसा का नाम सुना है ना, मदर टेरेसा की तरह ही करने वाली हूँ कुछ मैं। आप देखते हैं क्या होता है ना। चलो अभी पढ़ लेते हैं। पंजाबियों की शौर्य गाथा को बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णित किया गया है, प्रामाणिकता के साथ गुरु गोविंद सिंह जैसे सिख गुरुओं की बहादुरी का वर्णन किया गया है। अपनी मिट्टी के प्रति व्यास सम्मान की भावना एवं स्वाभिमान को चित्रित किया गया है। व्यास पढ़ दिया मैंने, व्याप्त सम्मान, है ना। क्या हो गया? अच्छा, आप फ्री में काम करती हो एनजीओ में, श्वेता?
मैम मुझे ऐड कर लेना अपने आश्रम में। ओके ओके, जरूर जरूर जरूर। चलो अपना कांटेक्ट दे देना मुझे सारे, जिसने ऐड होना होगा। गुड जॉब। फ्यूचर प्लानिंग भी एनजीओ खोलना है, आपके साथ मिलके करेंगे। हाँ, नहीं मैं सीरियसली बोल रही हूँ। ठीक है ममता, आपके साथ ही हूँ, टेंशन मत लो। अपनी मिट्टी के प्रति व्याप्त सम्मान की भावना एवं स्वाभिमान को चित्रित किया गया है। उपन्यास के प्रारंभ में कई बिंबों का सहारा लेते हुए काव्यात्मक एवं कलात्मक अभिव्यक्ति की गई है। विश्वास नहीं है आपको तो अपने ये प्रियंका मैम से पूछ लेना। ठीक है। डेरा जट्टा गांव के 3 परिवारों सिख, मुस्लिम तथा हिंदू के संघर्ष के माध्यम से उनके सांस्कृतिक जीवन में समन्वय का भाव देखने को मिलता है, किंतु बाद में आर्थिक शोषण के कारण आपसी बैर भाव, संघर्ष, ईर्ष्या, घृणा के भाव भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर आपने ये उपन्यास पढ़ा होगा तो आपको समझ आ रहा होगा कि इसकी स्टोरी क्या है और कैसे आगे आगे ये मतलब कथन इसमें कथन तो नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा बीच बीच से बताया गया कि कैसे क्या क्या है इसमें, किस चीज का वर्णन है ना। हम्म। जरूर जरूर, जिसका सेवा, जिसके अंदर सेवा का भाव है। एक्चुअली एजुकेशन का मतलब ही ये है, ये मतलब नहीं है एजुकेशन का कि आप मतलब पढ़ो लिखो कमाओ और फिर अपना अपना पेट पालो और अपने परिवार को पालो, सिर्फ यही एजुकेशन का मीनिंग नहीं है। एजुकेशन का मतलब ये है कि आप देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए काम करो और सेवा करो, है ना। जीतू सर को क्या कहते रहते हैं? सर आप शादी कब करेंगे? सर भी बड़ा अच्छा आंसर किया, मुझे याद नहीं है क्या। अच्छा सर क्या बोलते हैं, मैं नहीं करूंगा शादी? हम्म। इस चित्र कथानक को पढ़कर पाठक भूल जाता है कि वह पढ़ रहा है या देख रहा है, मतलब जब इसको पढ़ते हैं ना। मैम आई एम भी सीरियस, क्योंकि मैं भी सीरियस हूँ। अच्छा, मैं ये कहती हूँ कि जो नीडी बच्चे हैं उनकी हेल्प हो। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अभी बच्चों का क्लास चल रहा है। ओके। लेखिका का उद्देश्य पंजाब अंचल में बहते हुए जीवन को चित्रित करना तथा रूढ़ियां, अंधविश्वासों का खंडन करते हुए प्रगतिशील विचारों का प्रचार प्रसार कर समाज सुधार करना है। यह उपन्यास 1910 से 15 तक, सॉरी 15 ईस्वी तक की कालखंड का ऐतिहासिक सांस्कृतिक दस्तावेज है। याद रखना है आपको, ये 5 साल की बात है। 1910 से 1915 तक की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि इसका ऐतिहासिक सांस्कृतिक दस्तावेज है यह उपन्यास। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट भी कर रहे हो ना साथ में बातें, मतलब ठीक है, बट यहाँ ध्यान दो, फोकस करो। ठीक है। उपन्यास में कथा की अधिकता नहीं है, बल्कि दृश्य लगातार क्रम के साथ बदलते देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का वर्णन किया गया है तथा अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए पंजाबियों को जबरदस्ती फौज में भर्ती करने की घटना को चित्रित किया गया है। उपन्यास में पुलिस के आतंक एवं आतंकवादी हरकतों का भी वर्णन किया गया है। पुत्र एवं पुत्रों के जन्म को लेकर जन सामान्य में व्याप्त अंधविश्वासों का भी वर्णन मिलता है। उपन्यास में तत्कालीन राजनीतिक परिवेश का चित्रण मिलता है। विधवा जीवन की समस्या का भी चित्रण है इसमें, फौजी जीवन का भी वर्णन है, ग्रामीण जीवन में विभिन्न प्रकार के मनोरंजन के साधनों का भी वर्णन है, प्रगतिशील विचारों का प्रचार प्रसार भी है इसमें। ठीक है। अब देखते हैं इसके प्रमुख पात्र कौन कौन है। शाहनी प्रमुख नारी पात्र है, जो कि एक हवेली की मालकिन है। शाहजी गांव के जमींदार हैं। शाहनी उनकी दूसरी पत्नी है, क्योंकि पहली की मृत्यु हो जाती है, ध्यान रहे। शाहनी उनकी दूसरी पत्नी है, पहली की मृत्यु हो जाती है। शाहजी मतलब शाहजी की पत्नी है शाहनी। ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। मेहरी चाची, जो कि शाहनी के प्रति प्रेम भाव और उसकी चाह है कि वो मां बने, मतलब प्रेम भाव रखती है। और मेहरी चाची की इच्छा है कि कौन मां बने, शाहनी, क्योंकि शाहनी के पास कोई संतान नहीं होती है और कुछ साल हो जाते हैं शादी के बाद कि संतान नहीं होती है, तो इसलिए मेहरी चाची चाहती हैं कि वो मां बने। लाली शाह शाहनी और शाहजी के पुत्र हैं। राब माँ, जो कि लाली शाह की देखभाल करती है, शाहजी के प्रति आकर्षित है।
काशी शाह शाहजी का छोटा भाई है। बिंद्रा देई काशी शाह की पत्नी है। अन्य पात्र सलामत अली, नजीर, मेहर अली, करतार अली, दिलबाग, चन्नी, नेसी, रेशमा चौधरी, फतेल अली और मोहम्मदीन। उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण कथन देखते हैं कौन कौन से हैं। कृष्णा जी जिस तरह परिवेश लेती हैं अपनी कहानियों में, उसकी भाषा में एकदम परिवर्तन होता था। भाषा और परिवेश के अंदर वो अद्भुत सा संतुलन कायम करती है। किसका कथन है? निर्मल वर्मा का कथन है ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे। निर्मल वर्मा का कथन। जिंदगी नामा 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है। यह जिंदगी निखालिस यथार्थ के रूप में सामने आती है। पंजाबी किसानों की मेहनत मशक्कत से भरी अक्खड़, संतुष्ट और मुक्त जिंदगी, जिसमें महाजन का शोषण और पुलिस का आतंक भी कोई ज्यादा हलचल पैदा नहीं करता है। ये भी किसका कथन है? गोपाल राय का कथन है। यदि किसी पंजाब प्रदेश की संस्कृति, रहन सहन, चाल ढाल, रीति रिवाज की जानकारी प्राप्त करनी हो, इतिहास की बात जाननी हो, वहां की दंत कथाओं, प्रचलित लोकोक्तियों तथा 18वीं शताब्दी की प्रवृत्तियों से अवगत होने की इच्छा हो तो जिंदगी नामा से अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर देवराज उपाध्याय का कथन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये बहुत बार कथन पूछा गया, कथनों का ध्यान रखेंगे सभी, ठीक है। इसे जिंदा दिली, अलमस्ती और जीवन से जूझते रहने की सहज कथा बताया जाए, जिसमें ना तो नायक है और ना ही खलनायक। उपन्यास की भूमिका। कृष्णा सोबती के जीवन, रचना एवं विशेषता कथा साहित्य के परिचय से यह आभास होता है कि वे हिंदी की एक महान उपन्यास लेखिका हैं। उनकी अब तक प्रकाशित सभी रचनाओं में जिंदगी नामा उपन्यास आकार में भी अन्य सभी रचनाओं से बड़ा और महानता में भी एक तरह से 79 में प्रकाशित इस उपन्यास की लेखिका का मैग्नस ओपम भी कह सकते हैं। 350 पृष्ठों में भी 350 पृष्ठों से भी अधिक आकार इस बृहत्तम रचना का पहला भाग जिंदा रुख ही प्रकाशित हुआ है। मतलब कि बहुत सारा, मतलब बहुत बड़ा उपन्यास है और जो इसका पहला भाग है वही 350 पृष्ठों का है, तो उसका दूसरा भाग तो कितना बड़ा और होगा, है ना। जबकि उपन्यास के दूसरे भाग का अंश मात्र बहुवचन पत्रिका के प्रवेशांक में लगभग 20 वर्षों बाद 1999 में छपा है। इससे यह उम्मीद बंध गई है कि जिंदगी नामा उपन्यास का दूसरा भाग पहले भाग के छपने के 2 दशक से भी अधिक अंतराल के बाद प्रकाशित रूप में पाठकों को उपलब्ध हो सकेगा। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपन्यास है। यह उपन्यास 20वीं सदी के हिंदी उपन्यास साहित्य की बड़ी उपलब्धि है। जिंदगी नामा में विभाजन पूर्व पंजाब के जनजीवन और संस्कृति का ऐसा अद्भुत पुनः सृजन किया गया है जिसे पढ़ते हुए पाठक अभिभूत हो जाता है। जिंदगी नामा उपन्यास 10वें व अंतिम सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह के सुप्रसिद्ध फारसी कथन। उपन्यास का उपन्यास का अंत भी उपन्यास के प्रमुख चरित्र शाहजी द्वारा इन्हीं पंक्तियों के उदाहरण से होता है। उपन्यास के आरंभ व अंत दोनों जगह गुरु गोविंद सिंह के संदेश का संदर्भ लेखिका और रचना के पंजाबी संस्कृति से गहरे जुड़ाव का प्रमाण है। कृष्णा सोबती ने जिंदगी नामा की संकल्पना पंजाब के सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास के रूप में की है। लेखिका ने इतिहास की व्याख्या दस्तावेजों के रूप में ना करके जन सामान्य की सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा की है। कृष्णा सोबती का अपनी मातृभूमि व संस्कृति से ऐसा गहरा लगाव है जो उपन्यास के आरंभ में कविता बनकर फूट पड़ा है। उपन्यास की आरंभिक 28 पृष्ठ कथा से अलग पंजाब का अत्यंत उदात्त और काव्यात्मक रेखा चित्र प्रस्तुत करते हैं। उपन्यास में लेखिका के जन्म स्थान अविभाजित पंजाब के अब पाकिस्तान में रह गए जिला गुजरात की कथा बयान की गई है। उपन्यास में कथा तो कम है, दृश्यों का एक सतत क्रम, सतत मतलब कि कंटिन्यूअस। लेखिका ने डेरा जट्टा गांव की यादों को एक संश्लिष्ट दृश्य में बांधकर प्रस्तुत किया है। किसकी बात कर रहे हैं? चाणक्य की बुक के बारे में कुछ नहीं लिखा, मैं समझी नहीं। चाणक्य की बुक। उपन्यास का आरंभ शरद पूर्णिमा की रात के खूबसूरत चित्रण से होता है। उसके बाद तो पंजाबी गांव में बसे 3 समुदायों, हिंदू, मुस्लिम व सिखों की घी खिचड़ी जिंदगी के अनेक चित्र सांस्कृतिक बिंबों द्वारा प्रस्तुत हुए हैं, जिनमें त्रिजन भी हैं, लोहड़ी भी है, प्रेम कथाएं भी, ईद और दशहरा भी, और पंजाब का विशेष त्योहार बैसाखी भी। शाहजी के परिवार को कथा के केंद्र में रखकर लेखिका ने अनेक अनेक अन्य कहानियां भी उपन्यास के कलेवर में संजो दी हैं। जिंदगी नामा उपन्यास में डेरा जट्टा गांव के जीवन का हर पहलू जीवंत रूप में चित्रित होता है।
उपन्यास के अंत तक देश के स्वतंत्रता संग्राम की गूंज भी सुनाई देने लगती है। भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह, क्रांतिकारी कवि लालचंद फलक और गदर 1914 के चर्चे उपन्यास के अंत तक शुरू हो जाते हैं। और जिंदगी नामा उपन्यास में अर्थशास्त्र। अच्छा, तो आप क्या बता रहे हो कि उसमें मतलब कुछ भी नहीं लिखा है अपने बारे में? राजनीति, राजनीति ही लिखी है पूरी। मैंने नहीं पढ़ी है, मुझे नहीं पता इस बारे में। वर्णित जीवन का कालखंड 1910 से 1915 के बीच जान पड़ता है। जिंदगी नामा उपन्यास एक सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और औपन्यासिक रचना है। इसमें व्यक्ति कथा कम, संस्कृति कथा अधिक चित्रित हुई है। हालांकि इस संस्कृति कथा को बयान करने में लेखिका ने पंजाबी प्रभाव युक्त जिस भाषा का प्रयोग किया है, उससे रेणु के मैला अंचल की भाषा की तरह कुछ पाठकों के लिए संप्रेषण बाधा आई है। क्योंकि मतलब जिस जिसको तो भाषा की नॉलेज है उसके लिए तो बहुत मजा आया होगा पढ़ने का, है ना, मैलांचल भी और जिंदगी नामा भी। क्योंकि जिंदगी नामा जो है वो पंजाबी में लिखा गया है, पंजाबी के वर्ड उसमें बहुत सारे हैं। और जो मैला अंचल है वो पूरा मतलब उसमें जो वहां की भाषा है मैथिली, है ना, तो वो पूरी की पूरी मिलती है उसमें, है ना। तो जिनको तो वो भाषाएं आती होंगी उनको तो बहुत मजा आया होगा उपन्यास पढ़ने का। बट जिनको नहीं आती होगी तो उनके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। तो वही बता रहे हैं कि पाठकों के लिए बाधा आई होगी, संप्रेषण रूपी बाधा। लेकिन सांस्कृतिक परिवेश की रचना की ये भाषा इसी रूप में सौंदर्य सृजित कर सकती है। जिंदगी नामा उपन्यास के विभिन्न पक्षों पर अगले पाठों में विस्तार से विचार किया जाएगा। अभी तो आपको इस उपन्यास को पढ़कर इसके सांस्कृतिक बोध सौंदर्य को ग्रहण करना है। तो सारांश देखते हैं इसका। जिंदगी नामा की शुरुआत कविता से होती है। दूसरे सब रास्ते कारगर ना हो सके तो जुल्म के खिलाफ तलवार उठा लेना जायज है। तो ये कविता है, ठीक है। यहां से ही इस उपन्यास की शुरुआत होती है। दूसरे सब रास्ते कारगर ना हो सके तो जुल्म के खिलाफ तलवार उठा लेना जायज है। ये गुरु गोविंद सिंह का कथन है। और गुरु गोविंद सिंह आपको पता, हमने पीछे देख लिया, सिखों के 10वें गुरु। सिखों के 10 गुरुओं के नाम मतलब देख लेना एक बार। वैसे नेट के एग्जाम में नहीं पूछे जाते, सेट में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, पर फिर भी ध्यान रख लेना, ठीक है। हाँ, पढ़ते वक्त डूब जाते हैं, बट अगर लैंग्वेज आती हो आपको, अगर नहीं आती हो ना तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि आंखों के सामने मतलब वो सब हो रहा है, दृश्य चलते हैं अगर ढंग से हम पढ़ते हैं तो। इतिहास जो नहीं है और इतिहास जो है वह नहीं, जो हुकूमतों की तख्त गाहों में प्रमाण और सबूतों के साथ ऐतिहासिक खातों में दर्ज कर सुरक्षित कर दिया जाता है, बल्कि वह जो लोकमानस वह जो लोकमानस का भागीरथी के साथ साथ बहता है, पनपता है और फैलता है। विभाजन से पूर्व पंजाब के गांव में शरद पूर्णिमा की रात का दृश्य दर्शाया गया है। जैसे चिट्टी दूध चांदनी रात की मस्ती में हंसना खेलना। बड़ी लाला के घर का चित्रण किया गया है। पंजीरी का प्रसाद, पंजीरी पता है आपको? पंजीरी का प्रसाद पूरे गांव में बांटा जाना और बाद में बड़े लाला द्वारा गांव को कथा सुनाना। कथा बड़ी ही सहज गति से आरंभ होती है। जिंदगी नामा में लेखिका जो है वो कई परिवेशों का चित्रण करती है। जैसे मुस्लिम परिवेश में मस्जिद में अजान और मुर्गे की बांग के एक साथ होने से भोर होने का चित्रण देता है, पता है? अच्छा, आपके वहां भी पंजीरी होती है, मतलब बनाते हैं? गांव में सुहावना समय है और सभी काम धीरे धीरे अपनी गति से चल रहे हैं। रात और प्रभात के मनोरम चित्रण के पश्चात गांव में जो भी कार्य व्यापार होता है उसका दृश्य दिखाई देता है। पूजा में चढ़ाते हैं यार, पूजा में चढ़ाते हैं, ओके। जिसमें केले और वो डालते हैं ना, वो वाला बता रहे हो आप? सूजी चीनी? नहीं, एक और पंजीरी होती है जो जिसमें ड्राई फ्रूट्स के साथ बनती है वो। और वो मतलब यहाँ पर मतलब पहाड़ में
ठंड के दिनों में बनाते हैं उसको, और अगर डिलीवरी होती है किसी की तब उसको खाने के लिए देते हैं। सूजी की। ओके। काले वाली, वो नहीं पता मुझे। आटे की होती है यूपी में। आटा भून के, हाँ आटा भून के भी बनती है, और भी ड्राई फ्रूट्स मतलब बिल्कुल वो पीस करके, महीन करके पूरा उसको भूनते हैं, देसी घी में भूनते हैं। हम्म। लोहड़ी के पहले त्रिजन का चित्रण किया गया है, जिसमें गांव की कुंवारी लड़कियां मिल बैठकर चरखा काटते हैं, गीत गाती हैं और हंसती बतलाती हैं, और औरतें आपस में छेड़छाड़ करती हैं। वह आधी रात तक यह त्योहार चलता रहता है। लड़के जोर से लोहड़ी मांगते हैं। इस पूरे उत्सव को बड़ी ही सजीवता के साथ कृष्णा जी ने, यानी कि कृष्णा सोपती ने चित्रित किया है। हरीरा बोलते हैं, अच्छा। ओके। चाची मेहरी को साथ में लेकर शाहनी संतान प्राप्ति की इच्छा से बाबा फरीद के दरबार में जाती है। रास्ते में चाची मेहरी अपनी पहली ससुराल में रुकती हैं, जहां दीदार सिंह के साथ उनकी शादी हुई थी। पर उसकी मृत्यु के बाद गणपति शाह के इश्क में रंगकर वह चाची मेहरी बन गई थी। जिंदगी नामा भाग एक, जिंदा रुख में कालखंड 1907 से 1915 तक की कथा वर्णन है। देखो, जो जिंदा रुख है उसकी कथा कहां से कहां तक है, 1907 से 15 तक। और पूरे इसकी कथा कब से कब तक बताइए, 10 से 15, 1910 से 15, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। सिपाही लाल खास सरकारी अहलकार है। पैना खां के फरिश्तों के लिए गांव आता है। वह पूरा गांव थानेदार सलामत अली के सामने हाजिर हो जाता है, और बात यहाँ बढ़ती है और पुलिस की गांव वालों को मार पड़ती है। उपन्यास आगे बढ़ता है। बड़ी शाहानी गर्भवती होती है। इसी खुशी में पूरे गांव को खिलाया पिलाया जाता है। बच्चे लाली के जन्म पर उत्सव मनाया जाता है। अब वही जो शाहानी थी, जिसके पास कोई संतान नहीं थी, हमने पीछे पढ़ा था ना, तो संतान नहीं थी कोई, तो वो उसी को अभी एक बेटा पैदा होता है। लाली नाम होता है उसका, ठीक है, तो उसका जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। इसके पश्चात बैसाखी का त्योहार आ जाता है। तभी किसानों के शाहों द्वारा शोषण को भी दिखाया गया है, कि मतलब बैसाखी का त्योहार है तो फसल बटोर ली जाती है तब तक पूरी, है ना, गेहूं की फसल, गेहूं बहुत ज्यादा होती है पंजाब में, तो वो फसल बटोर ली जाती है, और तभी वो त्योहार बैसाखी वाला मनाया जाता है। न्यायिक मतलब कि बता रहे हैं कि किसानों का शोषण भी होता है, मतलब उसमें दिखाया गया उपन्यास में। न्यायिक तंत्र में भी आम आदमी किस तरह से पिसता है, इसको उपन्यास के में अत्यंत कौशल के साथ दिखाया गया है। शहादत का कत्ल तारे शाह द्वारा बरकती को उठा लाने की घटना के भी प्रसंग आते हैं, और बैसाखी त्योहार के बाद बरसात के मौसम का भी चित्र में अंकन किया गया है। फौजियों के बहुत से किस्से भी चित्रित किए गए हैं। जहादाद व गंडा सिंह रिटायर होकर फौजी जीवन के किस्सों। गंडा पता है किसको बोलते हैं, पंजाबी भाषा में प्याज को बोलते हैं। ये तो नाम है, वैसे गंडा सिंह नाम है, बट वैसे पंजाबी में गंडा प्याज को बोलते हैं, ठीक है। फौजी जीवन के किस्सों से गांव भर का जी बहलाते हैं। इसी गांव में गांववासी एक साथ बैठकर गप मारते हैं। इसी चौपाल चर्चा को इस उपन्यास में मजलिस कहा गया है। शाह दरबार में लगने वाली मजलिस में नाई रमजान मौलवी, इलम दीद चौधरी मौला, दाद करम इलाही रमजान कृपाराम, फतेह खां पिंडीदास, गंडा सिंह आदि भाग लेते हैं। नहीं, नहीं मतलब इसी चर्चा में राजनीति विषय भी उठता है। लाला लाजपत राय की वकालत की चर्चा भी होती है। चलो इसको तो मैं मिटाई देती हूँ, क्योंकि ये नाम है। ओके, ये क्या कर दिया मैंने। मौसम बदलता है और उपन्यास में दिवाली का चित्रण आता है, और यह लाली की पहली दिवाली होती है। काफी मिठाइयों के नाम बताए गए हैं, और त्योहार बड़ी ही शान से मनाया जाता है। चौपाल चर्चा में राजनीति पर फिर चर्चा होती है, जिसमें छोटा काशी शाह अखबार पढ़कर
खबरें सुनाता है। शाहू के घर जन्मे लाली शाह के लिए उत्सव चलते रहते हैं। इसमें लखन लाल वाली बुद्धा व हुस्ना को गाने के लिए बुलाया जाता है। उपन्यास में कई प्रेम के किस्से भी सामने आते हैं। विधवा ब्राह्मणी का मुसलमान से प्रेम, तारिक शाह का छोटी जाति की स्त्री से प्रेम आदि घटनाएं चलती रहती हैं। उपन्यास के आखिर में विश्व युद्ध का वर्णन भी है। मिट्टी के ब्याह का चित्रण है, जिसके बाद युद्ध के दौरान गदरी आंदोलन शुरू हो जाता है। उपन्यास का अंत गुरु गोविंद सिंह के संदेश द्वारा होता है। ठीक है, तो उपन्यास का अंत कहाँ पर होता है? गुरु गोविंद के संदेश पर। डंडा का मतलब नहीं पता था, ये बोला था मैम। ओके 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 ओके। गंडा पंजाबी में कहते हैं प्याज को। ओके, आपका बंटी पढ़ने का टाइम है हमारे पास। ये तो फिर काफी बड़ा उपन्यास है और लास्ट अब यही है हमारे पास। इसके बाद हम दूसरी कोई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। आज एसएस नहीं बोल रहे कुछ। एसएस बोलो भाई, आपका चुप रहना मतलब। आपका बंटी 1917। वाह, मेरे को तो रंग करने को मिल गया। हटा देती हूँ इसको, वरना मैं रंग करती रह जाऊंगी। अरे भाई, 7 बजने 7 बजने वाले हैं। फेवरेट है आपका बंटी। ओके, क्वेश्चन पूछ लो। अच्छा, मतलब आपका मतलब ये है कि कल पढ़ेंगे आपका बंटी, अभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ओके चलो, ये भी बात सही है। गुड आइडिया, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। रोना आ जाता है। हम्म, सही बात है। वैसे उसमें यही दिखाया गया है कि अगर माँ बाप की आपस में नहीं बन रही है, कोई भी प्रॉब्लम है घर पर, तो बच्चे पे असर पड़ता है ना। तो चलो, इसको कल पढ़ेंगे। तब तक मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। उपन्यास से पूछूंगी ना। अच्छा, हमने अभी कौन सा उपन्यास पढ़ा है? ऐसे तो अभी भी क्लास में नहीं है शायद। चलो, एक स्लाइड में ले लेती हूँ, फिर आपसे पूछती हूँ। बेचारा कितना परेशान हो जाता है। कौन परेशान हो जाता है? बंटी। बंटी की बात कर रही है, एसएस की। अरे वो बंटी की बात कर रही होगी, सर को कहाँ ऐसा बोल सकती है लड़की। वैसे इसके बोलने से लग यही रहा था ना, क्योंकि बात ऐसे इसकी चल रही थी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। तमस उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित है? ऐसे है कौन? हाँ, ये सही सवाल है। तमस उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित है? ठीक है, मैं आगे पूरा नहीं लिखने वाली क्योंकि हमारा टाइम चला जाएगा। एक लड़का है जो परेशान रहता है बहुत क्लास में। परेशान रहता है कि परेशान करता है? उत्तर प्रदेश में हुए भयानक सांप्रदायिक दंगों पर। उत्तर प्रदेश में हुए सांप्रदायिक दंगों पर। बी, पंजाब में हुए सांप्रदायिक दंगों पर। ठीक है, एज इट इज इसको कर लेना। सी,
उत्तराखंड। डी। कोई नहीं, जल्दी इसका आंसर दो, बहुत भारी सवाल नहीं है। देश के विभाजन, सांप्रदायिक तनाव, राजनीतिक भ्रष्टाचार। अच्छा जी। ओके जी। दूसरा। सच में आप बच्चे ही हो। अच्छा, राग दरबारी के लिए श्रीलाल शुक्ल को कौन सा सम्मान मिला था? राग दरबारी के लिए श्रीलाल शुक्ल को कौन सा सम्मान मिला था? इसके लिए ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है ना? ठीक है, ये खुद ही बता दो। अच्छा, क्या क्या आंसर दिया है सबने? वो सबने ए ऑप्शन दिया है, इसलिए कहा मैंने कि सब बच्चे ही है। नो मैम, भी होगा, सॉरी। नहीं अंशिका जी, बंदर मुझे बहुत पसंद है। बंदर वाला इमोजी भी फेवरेट है मेरा। अच्छा। साहित्य अकेडमी। साहित्य अकेडमी। अच्छा, एकेडमी, एकेडमी के नाम से एक बच्चा भी आता है ना हमारी क्लास में। पंजाब होगा इसमें, ठीक है। ये पंजाब के दंगों का चित्रण है इसमें, मतलब कि देश विभाजन हुआ है लेकिन पंजाब का चित्रण है ये। ठीक है। तो इसको भूलना नहीं है। ऐसी कितनी इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? कैसे उत्तर प्रदेश बता रहे हो आप लोग? साहित्य अकादमी। ठीक है, साहित्य अकादमी मतलब करेक्ट है आपका आंसर। ओके। बी बोला है, जिसने बी बोला है उसके लिए वेल डन। तालियां तालियां बजाओ। जिसने नहीं, बहुत बच्चों ने ए बोला है, इसलिए कह रही हूँ बी केयरफुल। ओके। उत्कर्ष। हाँ जी, 3 का ए। अच्छा। अच्छा, ये लोग ज्यादा पढ़ रहे हैं और आप ज्यादा नहीं पढ़ रहे हो, है ना? आप नहीं पढ़ रहे हैं ज्यादा। दूसरों को देख के कभी भी आंसर नहीं देना चाहिए। ए और बी। ए और बी तो ऑप्शन में नहीं है बेटा, जो ऑप्शन में उसके अकॉर्डिंग बताओ, है ना? ऐसा कौन करता है अत्याचार हम पर? हमने तो ऑप्शन में ही नहीं दिया ए और बी।
अच्छा, आपका बंटी तो आपने पढ़ा है ना? आपका बंटी के पात्र बता दो मुझे ऐसे ही। अच्छा, पहले एक ही ऑप्शन लिखा था, मतलब आपने पहले ही जवाब दे दिया। शकुन, बंटी, शकुन, अजय, वकील, चाचा, फूफी, डॉक्टर, जोशी, अम्मी और जोत। वेरी गुड अंजलि। बिट्टी बच्चा। गुड 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 गुड, अंजलि ने सारे पात्रों के नाम बता दिए एक साथ ही। ओके, अभी हम एक और क्वेश्चन मैं आपको पूछती हूँ। याद नहीं आ रहा, ओके कोई बात नहीं, वहां पे आपको ऑप्शन मिलेंगे, याद आ जाएगा। पूर्णिया, बिहार, मेरीगंज। और बाकी कहाँ के हैं? फूफी तो शकुन की सेविका थी, जहां तक मुझे याद है। ओके, कल पढ़ेंगे हम इसको, कोई बात नहीं, सुबह वाली क्लास में करेंगे। डॉक्टर जोशी, जिससे शकुन तलाक के बाद शादी करना चाहती है, करना चाहती नहीं, कर लेती है शादी। ओके, कल पढ़ेंगे इसको, कोई बात नहीं। अभी फिलहाल फोकस यहाँ पे, बताओ मुझे इसका आंसर। टाइम भी होने वाला है ना अब। अच्छा, हो ही गया टाइम, चलो। इसके बाद हम, मैम क्लास क्लास स्टार्ट होगी, चलो कथा, अब कथा, इसका आंसर दे करके फिर जाओ। देखो, राग दरबारी में कौन सा पात्र यहाँ पे पूछा है, कौन सा पात्र राग दरबारी का है पूछा है, ठीक है। तो वैद्य जी है। रुपन बाबू है। बाबू रामाधीन है, तो है। अब आपको मान लो, सिर्फ आपको ये और ये ही पता चल रहा है, ये और ये ही पता है आपको, ये आपको सी वाला नहीं पता, तो यहाँ पे थोड़ा दिमाग भी लगाना है ना, कि सी वाला नहीं पता पर दो में आपको कंफर्म हो। अब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि दोनों, ए और बी दोनों, अगर ऐसा ऑप्शन होता तो आप यहाँ पे टिक लगा देते। अब सभी वाला ऑप्शन है, तो अब सब पे ही आपको टिक करना है, ठीक है। मैलांचल में किस गांव की कथा को प्रस्तुत किया गया है, तो मैरीगंज। शिवपालगंज की कथा कहाँ पर है? राग दरबारी में, ठीक है। राग दरबारी, ये सवाल बहुत पूछा जाता है, इसको हल्के में नहीं लेना। और गंगौली की कथा कहाँ पर है? आधा गांव, ठीक है। मैरीगंज की कथा किसमें है? मैलांचल। हो गया क्लियर? अब लापतागंज क्या है? इस पे मुझे हंसी आ रही थी वैसे, तो लापतागंज कोई नाम नहीं है, इसलिए लापता ही रहने दीजिए, दिया जाए इसको। तो अभी हम चलते हैं, कल सुबह वाली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, नाइस सेशन। ओके, थैंक यू। थैंक यू, नाइस क्लास, रेगुलर क्वेश्चन पूछा करो। अच्छा जी, जो आज्ञा हुजूर। कौन कौन है क्लास में? ममता, नेहा, अंकिता, मधु, श्वेता, अंजलि, आरती, नंदू, पूनम, वंशिका, अंकिता। ओके, चलो सबको बाय बाय, टेक केयर, कल सुबह की क्लास में मिलेंगे।
तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर। आप जा सकते हैं। बाय।